फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो फ्यूचर फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं। और फ्यूचर फाउंडेशन ने अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट जो लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है कि वो लोग द थिंग को जो है हील करना चाहते हैं। उसकी जो पूरी की पूरी बीमारी जिसको आप कह सकते हैं कि जिसके जरिए पूरा का पूरा रॉक्स के अंदर बदल चुका है, अब उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया जिसके बाद वो जो है साल में एक हफ्ते के लिए अपनी ह्यूमन वाली फॉर्म के अंदर आ सकता है, लेकिन दोबारा द थिंग नहीं बन पाएगा उस एक हफ्ते के अंदर। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि द थिंग ने उनके फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि फ्रैंकलिन की पावर्स अब आहिस्ता आहिस्ता करके और ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। जहाँ पे जब वो आर्केड से मुकाबला कर रहा होता है तो वो एक खिलौने वाले डायनासोर को एक असली डायनासोर के अंदर बदल के उसके ऊपर अटैक करवाता है। लेकिन अब तक जो कुछ भी आप देखते हुए आए हैं वो तो सिर्फ कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाला है आज के इस एपिसोड के अंदर। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली आज फ्यूचर फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ होती है। और आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा कूल है और हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से वो पूरे के पूरे टाइम स्ट्रीम के अंदर कहीं पे गिर रहा है और उसके पास मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स आ रहे हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि वैलेरिया जो कि थोड़ी सी पहले से बड़ी लग रही है वो बोल रही है तो क्या हमारे बीच एक डील है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रैंकलिन का हमें एक ग्रुप नजर आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अडल्ट हो चुका है और कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा इसके बारे में विश नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे डॉक्टर डूम का ही चेहरा नजर आ रहा है जहाँ पे वो कह रहा है यहाँ मैं उसको बना सकता हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कि फ्यूचर का है वो एक खाली स्पेस के अंदर आके लैंड करता है और वहीं उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है और पूछता है वेल क्या तुम सक्सेसफुल रहे। और इसी तरह फ्रैंकलिन वही सारी की सारी चीज़ें उसको बताता है कि किस तरीके से वो वहाँ पे बच्चे वाले फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास गया और उसकी सारी पावर्स को जगाने का काम वो कर चुका है। और फ्रैंकलिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह फ्रैंकलिन से जो कोई भी वहाँ पे बात कर रहा है वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा। तो फ्रैंकलिन यहाँ पे मुस्कुरा के कहता है हाँ मैंने उसको भी टेक केयर कर ही लिया आखिरकार। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे किसी और के बारे में नहीं बल्कि वैलेरिया के बारे में पूछ रही है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने, आपको याद होगा कि जब वो वैलेरिया से आके मिला था तो उसने उससे ये कहा था कि ऑल होप लाइज इन डूम। और आपको अगर ये सब नहीं याद आ रहा तो प्लीज़ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फैंटास्टिक फोर के जो पहले मैं सारी की सारी सीरीज़ को अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ जॉनथन हिकमैन वाली, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वरना आपको ये कुछ भी स्टोरी समझ में नहीं आने वाली और सब कुछ स्पॉइल होकर रह जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर का फ्रैंकलिन रिचर्ड किसी और से बात नहीं कर रहा है बल्कि वो यहाँ पे फ्यूचर की वैलेरिया रिचर्ड से बात कर रहा है। और वो कहती है आई बेटर होप कि तुमने ये सब कर ही दिया होगा जिस तरह से हमने प्लान किया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के अलावा कोई और शख्स भी मौजूद है जो कि कहता है कि वैलेरिया फ्रैंकलिन लगता है कि तुम लोगों ने अपने पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से करा। अब ये सक्सेसफुल होगा या कि फेलियर होगी ये हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी देखिए लग रहा है कि तुम लोग इस सारे के सारे मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमिटेड नजर आ रही हो। तो अब हमें आगे बढ़ना होगा और काफ़ी ज़्यादा बोल्डली। डर और शक जो है वो दूसरे लोगों के पास होता है लेकिन मेरे बच्चों के पास कभी भी नहीं। तो वहीं से हम देखते हैं कि वैलेरिया बोलती है कि आखिरकार आप इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो गए ग्रैंडफादर। और हम देखते हैं कि बेसिकली हमें आप यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे फ्रैंकलिन और वैलेरिया जो कि फ्यूचर के अंदर एक अजीब व गरीब दुनिया में मौजूद है जहाँ पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, वहाँ पे उनके साथ कोई और नहीं बल्कि रीड रिचर्ड के फादर यानी कि उनके ग्रैंडफादर भी साथ में मौजूद हैं। और वहीं से वो कहता है ऐसा लगता है कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट चलते हुए आ रही है। चलो अभी हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि टाइम हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या कहना है, क्या मैंने ठीक कहा डियर? अपने अल्फाजों को बहुत ज़्यादा केयरफुल इस्तेमाल करना। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि आपको इस बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी परवाह कीजिए। तो वहीं से नथानियल बोलता है कि मेरे गोल्स जो हैं वो पेरिफेरल एंड चाइल्ड और सेकेंडरी एट बेस्ट। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि नहीं आप बिल्कुल गलत हैं, आप जबकि यहाँ पे सारे के सारे पास्ट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको जो है शायद फ्यूचर को भी फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए। गुड बाय ग्रैंडफादर। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ से वैलेरिया जो एक टाइम पोर्टल खोल के कहीं चले जाती है और वहीं से नथानियल पीछे मुड़ता और कहता है कि फ्रैंकलिन आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और अगले वाले हम देखते हैं कि बेसिकली फ्रैंकलिन के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो यहाँ पे एक खाली वाइट के अंदर जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिटरली वाइट बैकग्राउंड था, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने एक पूरी की पूरी दुनिया बनाना स्टार्ट कर दी है और वो यहाँ पे पेड़ पौधे घास वगैरह उगा रहा है। और कहता है कि जब तक आप दोनों अपने अपने मिशन के ऊपर जा रहे हैं मैं यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉकेट रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमारा सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा तो हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर इसको एज अ एस्केप हैज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं से वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता फ्रैंकलिन कि तुम्हें अपने टाइम को इस तरह से स्पेंड करना चाहिए बेटे। तो वहीं से वो कहता है कि यह आपका डिसीजन नहीं है ओल्ड मैन, बिसाइड्स इसके अलावा हमें कोशिश तो करते ही रहनी चाहिए ना, क्या मैंने ठीक कहा? तो इसी तरह हम देखते हैं नथानियल जो उनका ग्रैंडफादर है वो अपना हेलमेट पहनते हुए एक टाइम पोर्टल खोलता है और कहता है कि फ्रैंकलिन अगर मैं फेल हो गया
तो फ्रैंकलिन बोलता है कि आई बिलीव यू, कि आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं, अब जाइए और अपना काम कीजिए। और इसी तरह देखते हैं कि वो वहां से चले जाते हैं और फ्रैंकलिन इस रियलिटी को बनाने में लगा हुआ है। लेकिन अब हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सालों पहले, और हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पूरी की पूरी क्लास के अंदर कुछ लेक्चर्स वगैरह दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे इस क्लास के अंदर कोई और नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स मौजूद हैं। यानी कि ये पास्ट की स्टोरी बताई जा रही है जब रीड रिचर्ड अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। और इसी तरह देखते हैं कि इस क्लास के अंदर रीड रिचर्ड के साथ कोई और नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम भी मौजूद है, जो कि फ्यूचर में चल के डॉक्टर डूम बनेगा। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे एक पूरे के पूरे सवाल के ऊपर रीड रिचर्ड और विक्टर वॉन डूम के बीच, दोनों के बीच एक तरह की बहस छिड़ जाती है। और जब क्लास खत्म होती है तो रीड का दोस्त बैन, यानी कि जो द थिंग बनेगा फ्यूचर में जाके, वो यहाँ पे मौजूद होता है और बोलता है क्या विक्टर तुम्हें ज्यादा ही तंग कर रहा है, तो मैं उसकी शामत बुला सकता हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बैन पूछता है तो बताओ कि इस वीकेंड पे तुमने क्या प्लान करके रखा है। तो रीड बोलता है कि मुझे नहीं पता, मे बी शायद मैं कुछ और कपल ऑफ वीक्स जो हूँ अपने लैब के अंदर गुजारने वाला अपने उस आइडिया को पूरा करने के लिए। तो बैन बोलता है कि स्टॉप राइट देयर, अब तुम एक और वीकेंड को जो उस बिल्डिंग के अंदर बैठ के नहीं गुजारने वाले हो। मेरी बात सुनो, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जितने हैंडसम और बॉडी बिल्डर टाइप के नहीं हो, लेकिन कुछ लड़कियों को ऐसे लड़के भी पसंद होते हैं, तो तुम मेरे साथ पार्टी में चला करो भाई, ताकि तुम्हारी भी कोई सेटिंग वेटिंग करवा सकूं। लेकिन इसी तरफ देखते हैं वो दोनों जब अपने कमरे के अंदर घुसते हैं तो वहां पे उनके सामने एक अजीब और गरीब रोशनी आती है, और वो दोनों एकदम हैरत में आके कहते हैं कि नहीं, ये हो कैसे सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो ये टाइम पोर्टल खुला है इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि नथानियल, वो यहाँ पे अपने बेटे रीड रिचर्ड से मिलने के लिए आया है। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं ओह डैड, क्या ये आप हैं? तो वहीं से वो कहता है कि हेलो रीड। और उसी तरफ देखते हैं कि रीड बेसिकली अपने फादर से आगे यहाँ पे गले लगता है, और वो कहते हैं कि ओह गॉड डैड, काफी लंबे अरसे के बाद आप अचानक यहाँ ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं से वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो, लेकिन जरा मुझे तुम्हें तो देखने दो सुकून से दिल भर के। ओह माय गुडनेस, तुम तो कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम तो पूरे आदमी बन चुके हो। और इसी तरह वहीं से हम देखते हैं कि बैन बोलता है मुझे नहीं पता कि शायद उसकी छाती पे बाल वगैरह आ गए, शायद आप इसलिए तो नहीं कह रहे। इसी तरह रीड बोलता है ओह डैड, इससे मिलिए, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बैन ग्रिम है। और वहीं से वो कहता है कि हाय मिस्टर रिचर्ड्स। वहीं से नथानियल बोलते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई बैन। तो बैन बोलता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ, मतलब ये सारा का सारा सूट जो आपने पहना हुआ है इसका क्या कनेक्शन है। तो इसी रीड बोलता है कि वैसे हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें बुरे लग रहे हैं, आप इसके अंदर काफी ज्यादा जच रहे हैं, और आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र तो एक दिन के ऊपर भी नहीं बढ़ी है, आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जब आप मुझे छोड़ कर गए थे। तो वहीं से नथानियल बोलता है कि हाँ वो मैं इसलिए ऐसा लग रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी है मेरे बेटे। तो रीड बोलता है कि अब इसका क्या मतलब है। तो वहीं से वो बताते कि मैं यहाँ पे एक रीजन के लिए आया हूँ रीड, कुछ हो चुका है, एक खतरनाक किस्म का इवेंट हुआ जिसको तुम कह सकते हो। जब मैं घर छोड़कर गया था, जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था, तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए गया था, और वो काम बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था। मेरा जो काम था वो इस तरह का था कि मुझे एक आदमी को रोकना था। वो एक आदमी ऐसा था जिसके अंदर एक मैकेनिकल इंजन लगा हुआ था और उसको क्वांटम पावर सोर्स के जरिए हम चला रहे थे, लेकिन वो आदमी हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका था, तो हमें उससे मुकाबला करना पड़ा, हमें उससे लड़ना पड़ा, और उसने मरने से पहले उस पूरी की पूरी डिवाइस को उड़ाने की कोशिश करी। हमने कोशिश करी लेकिन वो डेटोनेशन जो थी इसको हम रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस पूरे के पूरे डिवाइस के अंदर जब वो एक्सप्लोड हुई तो मैं ही उसको जो हूँ छू के रखा हुआ था, मैं उसके सबसे ज़्यादा करीब था। तो उस डिवाइस के अंदर से जितनी भी एनर्जी निकलने वाली थी वो एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर घुस गई और मैं कंडक्ट ऑफ एनर्जी बन गया, जो कि सारी की सारी रिलीज हुई। उसके बाद से मेरी पूरी की पूरी दुनिया बदल के रह गई। उसके बाद से कभी मेरी उम्र नहीं बढ़ी और मैं एक बहुत ही लंबे अरसे से जी रहा हूँ, पॉसिबली मैं अब इमोर्टल बन चुका हूँ। और इसी वजह से आज जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ तो मैं ठीक अपनी उसी उम्र के अंदर हूँ जब मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ कर गया था। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्टोरीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो आपको याद होगा कि जब हमने जोनाथन हिकमैन की स्टोरी का स्टार्ट किया था तो उसका सबसे पहला पैनल ही, सबसे पहली स्टोरी जो थी हमारी शुरू ही रीड रिचर्ड और उनके फादर नथानियल से हुई थी कि किस तरह से रीड रिचर्ड के फादर अक्सर जो इनको बचपन में काफ़ी लंबे लंबे टाइम के लिए छोड़ के चले जाया करते थे, और एक वक्त ऐसा आया था कि रीड के फादर उसको हमेशा के लिए छोड़ के चले गए और कभी लौट कर नहीं आए थे। तो बेसिकली आज नथानियल वापसी अपने बच्चे के पास टाइम ट्रेवल कर आए हैं और वो बता रहे हैं कि किस वजह से वो वापसी लौट कर नहीं आ पाए थे और उनके साथ हुआ क्या था। और वो बताते कि जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ तो उसके साथ साथ मेरे पास जो है टाइम को कंट्रोल करने की पावर्स आ गई थी। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स तो लगी, लेकिन वक्त के साथ मैंने टाइम को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी को अपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और मैं एक एरा से दूसरे एरा के अंदर आसानी से जंप करके टाइम ट्रेवल कर सकता था, और इसी के जरिए आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो कि हमारे सामने आया वो ये था कि हर एक नथानियल यानी कि मेरा हर एक वर्जन जो कि मल्टीवर्स के अंदर मौजूद था उन सबको खींच के इसी एक रियलिटी के अंदर ले आया गया, और ये सब कुछ ठीक उसी डिवाइस के एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है। वो क्वांटम पावर सोर्स जो कि मेरे अंदर घुस गई थी, अब जितने भी मल्टीवर्स के अंदर नथानियल रिचर्ड्स मौजूद थे वो सब हमारी इस यूनिवर्स के अंदर खींचे चले आए थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के नथानियल रिचर्ड्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से कुछ के पास पावर्स मौजूद हैं। इसमें से अगर आप गौर करें तो हमें कैप्टन अमेरिका जैसा नजर आ रहा है, एक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा नजर आ रहा है।
और वो बताते हैं कि जब ये पूरी की पूरी एक्सप्लोजन हुई थी, जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, तो मुझे जो इस एक्सप्लोजन ने फ्यूचर के अंदर 6 लाख साल आगे फेंक दिया था। और वो वक्त ऐसा था जब इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर एक बीइंग जो है उसको सुपरवाइज करता था, जो कि अपने आप को इमोर्टस कहता है। उसके पास एक पूरी की पूरी टाइम वेनिस अथॉरिटी मौजूद थी और उसके अपने बहुत ही बड़े बड़े ऑडिटर्स वगैरह भी मौजूद थे। और उसका रोल बेसिकली ये था कि वो एक तरह का टाइम पुलिस था, जो कि स्पेस एंड टाइम के अंदर होने वाले इस तरह के इवेंट्स को क्लियर करता था। और अब जैसा कि ये पूरा का पूरा इवेंट हो गया था, जिसके जरिए मेरे जैसे अलग अलग लोग जो कि मल्टीवर्स से यहाँ पे आके पहुंच चुके थे और उन लोगों के पास भी टाइम को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी थी, जो कि टाइम में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे, तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके का खतरा था जिसके लिए मोटस ने अपने आप को जन्म दिया था। और इस सारे के सारी चीज़ों को देखते हुए उसने एक ऑर्डर दिया। उसने इस बात को ऑर्डर दिया कि जितने भी नेथानियल रिचर्ड्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और जब हमने उससे लड़ने का, उससे मुकाबला करने का फैसला करा, तो तब हमारे सामने ये मोटस की बहुत ज़्यादा चालाक और क्रूर पर्सनैलिटी सामने आई। उसने जो है हमें एक डील ऑफर करी। उसने हमें बुलाया कि वो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है और उसने कहा कि वो हम में से सिर्फ किसी एक को जो है जीने देगा, उसको हमेशा के लिए आज़ाद छोड़ देगा और उसका पीछा कभी नहीं करेगा। लेकिन वो एक कौन होगा उसका फैसला हमें खुद ही करना होगा। उसने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक मर्डर, एक सुसाइड का जो है प्लान करा, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम करेंगे, जिसको उसने नाम दिया था ग्रेट हंट। और उसके अंदर हुआ कुछ इस तरीके से कि बेसिकली उसने ये ऑफर रखी कि जो कोई भी नेथानियल रिचर्ड दूसरे नेथानियल रिचर्ड को मार देगा और आखिर में जो अकेला नेथानियल रिचर्ड जिंदा बचेगा वही जो इस टाइमलाइन के अंदर रहेगा, और उसके अलावा सब जो है वो ऑटोमेटिकली ही इरेज हो जाएंगे, और जो वो एक रहेगा उसको इस टाइमलाइन में रहने का पूरा हक दिया जाएगा और उसको कोई तंग नहीं करेगा। तो बेसिकली इमोर्टस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और शातिर चाल चली थी सारे के सारे नेथानियल्स को पूरी की पूरी टाइमलाइन से ख़त्म करने के लिए, और उसको उसने नाम दिया था द ग्रेट हंट। और इसी तरह नेथानियल बता रहे होते हैं कि किस तरीके से अब ये पूरा का पूरा ग्रेट हंट अपने एंड के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही नेथानियल रिचर्ड्स रह चुके हैं। मैं अपने काफ़ी साल जो हूँ भागते हुए गुजार चुका हूँ। मैंने इस पूरे के पूरे जो है ग्रेट हंट के अंदर कभी मुकाबला नहीं किया, मैंने कभी इसके अंदर अपना पार्ट नहीं लिया। लेकिन अब जो वो अकेला नेथानियल रिचर्ड बच गया है वो मेरा पीछा कर रहा है और अब मैं ज़्यादा टाइम तक इससे भाग नहीं सकता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास भागने का कोई और रास्ता मौजूद है, तो इसलिए मैंने इस बात का फैसला करा था कि अब मैं उससे जाके मुकाबला करूंगा और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए वापसी आया हूँ। तो इसे रीड बोलते हैं कि नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता है। आप शायद पागल हो गए हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अकेले वहाँ पे उससे मुकाबला करने के लिए जाने वाले हैं और हम आपकी मदद तक नहीं करेंगे। तो इसे नेथानियल बोलता है कि रीड, मैं यहाँ पे ये सब मांगने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मुझे तुमसे कोई मदद चाहिए होती तो मैं शायद तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ से जाके मिलता, जो कि मेरी मदद शायद कर भी सकता था। तो रीड बोलता है कि वेल, इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको यहाँ से आज दोबारा जाने दे दूंगा, जो कि आप इतने टाइम से मुझे छोड़ के गए हुए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिसाइड्स, मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि सबके अंदर आपकी मदद कर सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ से हम किसी और के पास नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो कहता है क्या तुम ये बात मुझसे दोबारा कहना पसंद करोगे। तो इसी तरह रीड बोलता है कि फाइन, मेरे टाइम ट्रैवलिंग फादर जो है वो यहाँ पे आए हैं, लेकिन उनको एक मदद की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको उनको रोकने की ज़रूरत है और हमें इस वक्त तुम्हारे वेपन टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि तुम यहाँ पे डेवलप कर रहे हो, लेकिन हमें सब सीक्रेटली चाहिए जिसके बारे में किसी को कुछ ना पता चले। और मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो कि मुझे इन सारे के सारे वेपन्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे फिर भी पता है। तो वही से वॉन डूम बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इस वाली बात की नहीं बल्कि दूसरी बात के बारे में बोल रहा हूँ। तो वहीं से रीड बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ वॉन डूम, मेरी मदद कर दो। तो वहीं से वॉन डूम बोलता है कि ह्यूमिलिटी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करती है रिचर्ड्स, और अगर आज यहाँ पे तुम्हारे फादर इस पूरे के पूरे गेटअप के अंदर ना आए होते तो शायद मैं तुम्हारी बातों पे कभी विश्वास नहीं करता और तुम्हें सिर्फ एक झूठा बोलता। लेकिन तुम्हारे डैड को देख के यहाँ पे लग रहा है कि तुम्हारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सच ज़रूर हो सकती हैं। तो रीड बोलता है इसका क्या मतलब, क्या तुम हमारी मदद करोगे। तो वहीं से वॉन डूम बोलता है कि ज़रा दोबारा कहना। और इसी तरह हम देखते हैं कि हम कुछ टाइम के बाद यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली वॉन डूम, रीड रिचर्ड और उनका दोस्त बैन ग्रिम यहाँ पे नेथानियल की मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और वॉन डूम ने बेसिकली अपना एक ज़बरदस्त तरह का जो है एक सूट बनाया हुआ है, जो कि उसने बैन को दिया है। एक तरह का आप समझ सकते हैं कि आयरन मैन सूट है, जो कि एक्सोस्केलेटन है, जिसके जरिए उसकी पावर्स को इन्हेंस कर दिया जाएगा। और इसी तरह वो लोग बेसिकली नेथानियल के साथ जाने की जो है तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह देखते हैं कि यहीं से रीड बोलते हैं कि विक्टर, आखिरकार तुम्हारे पास ये न्यूक्लियर पावर सोर्स आई कहाँ से, क्या तुमने इसको चुराया है। तो विक्टर बोलता है कि चुराना मेरा काम नहीं है, बल्कि जिसने इसको बनाया है उसको मैंने लंच के ऊपर बुलाया और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, और वो मेरे प्यादे की तरह काम करता है। और जब तक हमारे मीठे का टाइम आया तो उसने मुझे अपने दिमाग के अंदर होने वाले हर एक छोटे सीक्रेट को बता दिया था। अब हर एक सीक्रेट उसका वो मेरा सीक्रेट बन चुका है। तो वहीं से रीड बोलता है कि लेकिन तुमने ये सब किया कैसे। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली अगले पल डूम अपना वहाँ पे हेलमेट पहनता और कहता है कि वो सब मैंने करा अपने इस प्रोटोटाइप के जरिए। ये एक नया वर्जन है जिसके जरिए मैं लोगों के माइंड को रीड कर सकता हूँ, उनको डोमिनेट कर सकता हूँ, उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, और एक ना एक दिन मैं इस पूरी की पूरी टेक को एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर बनाऊंगा, जहाँ पे मैं इस दुनिया के ऊपर होने वाले हर एक आदमी की विल को कंट्रोल करने लगूंगा।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डूम के जो इरादे थे, जो आजकल हमें डॉक्टर डूम नजर आता है विलन, वो उसके बचपन से ही शुरू हो चुके थे। और वहीं पे हम देखते हैं अगले बार नेथानियल वहाँ पे पोर्टल खोलते हैं और कहते हैं कि अब जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि दोबारा से बैक्स्टर बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर डिटेक्ट करते हैं कि एक तरह का टाइम को एक आ रहा है, जो कि पहले आया जब यहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड फ्यूचर का आया था अपने फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स को जगाने के लिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म यहाँ किचन के अंदर अपना काम कर रही होती है और ठीक उनके पीछे एक पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं कि इस पोर्टल के अंदर से आज कोई और नहीं बल्कि वही फ्यूचर की वैलेरिया आई है और कहती है कि हेलो। तो सूजन बोलती है कि तुम कौन हो? तो वहीं से वैलेरिया बोलती है ज़रा एक मिनट रुकिएगा, मेरे ख्याल से प्राइवेसी का ख्याल पहले कर लेना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि वैलेरिया उनके आसपास वैसे ही एक बबल बना देती है जिस तरह फ्यूचर फ्रैंकलिन ने बनाया था, जिसको कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि सूजन स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और द थिंग तक नहीं। तो वहीं से सूजन बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वैलेरिया बोलती है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि सूजन को गुस्सा आता है, वो अगले पल उसको उठा के वहाँ पे दीवार से लगा देती है और कहती है अच्छा तो बात करो। तो वहीं से वैलेरिया बोलती है कि ओके, लेकिन अगर आप माइंड ना करें मॉम, तो जो आप चाय वहाँ पे बना रही हैं क्या मैं आपके साथ उसको एंजॉय कर सकती हूँ? तो ये देख के सूजन बोलती है ओह माय गॉड वाल, ये तुम हो। और इसी तरह हमारी कहानी दोबारा यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग प्राइम पोर्टल खोलते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं फ्यूचर के अंदर। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बताता है वो कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये पोर्टल अगले यहाँ पे 10 मिनट तक खुला रहने वाला है। तो इसलिए अगर यहाँ पे कुछ डेंजरस होता है, यानी कि तुम लोगों की जान अगर दाव पे लगती है, तो तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। रीड इस बात को कान खोल के सुनो कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे और वापस इस पोर्टल के अंदर जंप करके चले जाओगे, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पोर्टल कभी नहीं खुल पाएगा। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? तो रीड बोलता है कि यस डैड, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। तो वहीं से नेथानियल बोलता है कि चलो फिर हमें उस तरफ जाना है। तो रीड बोलते हैं कि आखिरकार ये जगह क्या है? तो नेथानियल बताता है कि ये एक तरह की सिटी है जिसको क्रोनोप्लस कहा जाता था, जो कि मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर चुकी है। मेरा एक वर्जन जो है उसने टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल करा है और उसने दुनिया भर के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को अपने पास जमा किया हुआ है अलग अलग टाइम पीरियड से। वो अपने आप को कलेक्टर कंसीडर करता है, वो अपने आप को मैन ऑफ द हिस्ट्री भी कहता है। तो वहीं से डूम बोलता है कि फैसिनेटिंग, थ्योरी के अंदर ये काफ़ी फैसिनेटिंग था, लेकिन इन रियलिटी इट्स क्वाइट। तो बैन बोलता है कि क्रीपी, वो वर्ड क्रीपी है जिसकी तुम्हें तलाश है। तो वहीं से रीड बोलता है कि आखिरकार वो कौन है? ओ माय गॉड, आखिरकार ये क्या है? तो वहीं से नेथानियल बताता है कि यही वो मैडमैन है, यही वो जगह है वो जहाँ पे रहता है, द फोर्ट्रेस। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग उस फोर्ट्रेस के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग अपनी बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं और नेथानियल उनको बताता है कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रहना और काफ़ी केयरफुल रहना, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बैन रीड की तरफ देख के बोलता है कि हे, चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे करीब रहना, आई गॉट योर बैक, ओके। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि हाँ बैन, मैं भी तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखूंगा। लेकिन अगले पल डूम बोलता है तुम दोनों क्या थोड़ी देर खामोश नहीं हो सकते हो? मैं यहाँ पे कुछ डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, वो यहाँ पे आ चुका है। और वहीं से अगले पल आवाज़ आती है कि इंडीड, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और अब लगता है कि ग्रेट हंट को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। और इसी तरह हम देखने के बेसिकली यहाँ पे नेथानियल रिचर्ड का एक और जो है ऑल्टरनेट वर्जन यहाँ पे मौजूद है, जो कि इनसे मुकाबला करने के लिए आ चुका है। टू बी कंक्लूडेड।